हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चालक ऊर्जा को ज्ञात करने की विधियों के अंतर्गत जो प्रायोगिक विधि है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रायोगिक विधि के अंतर्गत हम जो बोर्न-हैबर चक्र है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बोर्न-हैबर चक्र क्या होता है? देखिए, पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने चालक ऊर्जा क्या होता है और क्रिस्टल में चालक ऊर्जा का क्या महत्व है, इस पर हमने विस्तार से बात कर ली थी। आज हम संक्षिप्त में चालक ऊर्जा को एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि चालक ऊर्जा क्या होती है। देखिए विद्यार्थियों, किसी क्रिस्टल के निर्माण के लिए विपरीत आवेशित आयन आपस में जुड़कर और ठोस आयनिक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में देखिए, दो विपरीत आवेशित आयन अनंत से दो विपरीत आवेशित, और जो आयन है वो गैसीय अवस्था में होनी चाहिए। दो विपरीत आवेशित गैसीय आयन अनंत दूरी से जब एक दूसरे के समीप आकर साम्य स्थिति में एक दूसरे के साथ जुड़कर एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा चालक ऊर्जा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक मोल ठोस क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर को या एक मोल ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ को उसके अवयवी गैसीय आयनों में विभक्त करने हेतु आवश्यक ऊर्जा चालक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो देखिए ये जो चालक ऊर्जा है इसको हम प्रायोगिक विधि के अंतर्गत बोर्न-हैबर चक्र की सहायता से कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, बोर्न-हैबर चक्र एक जो उष्मागतिकीय चक्र है, थर्मोडायनेमिक साइकिल है। पहली बात क्या है, बोर्न-हैबर चक्र क्या है? उष्मागतिकीय चक्र है जो विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं उनके या जो आयनिक ठोस है उसके संबंध की उष्मा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो विभिन्न प्रकार की जो एनर्जीज हैं, ये प्रोटॉन एफिनिटी, उनके मध्य अंतर संबंध को व्यक्त करती है। यानी जो बोर्न-हैबर चक्र है एक उष्मागतिकीय चक्र है जो चालक ऊर्जा, संवहन उष्मा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन सबके मध्य संबंध को व्यक्त करती है। ओके, बोर्न-हैबर चक्र। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बोर्न-हैबर चक्र को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से बोर्न-हैबर चक्र का इस्तेमाल करते हुए हम ये जो विभिन्न प्रकार की एनर्जीज और जो ऊर्जा परिवर्तन है उसके बारे में उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं बोर्न-हैबर चक्र की मदद से। तो देखिए, जो NaCl है उसके बारे में हम बात करते हैं। NaCl कैसे बनता है? देखिए, NaCl ठोस। ओके, देखिए NaCl के बनने के लिए Na और Cl2 हाफ गैसीय, जब ये दोनों आपस में संयोग करेंगे तो NaCl का निर्माण होता है और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं संवहन उष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, अब देखिए ये वन स्टेप फॉर्मेशन हो गया, इसको हम मल्टी स्टेप के माध्यम से इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सोडियम है उसको हमें किसमें परिवर्तित करना पड़ेगा? सोडियम गैसीय में परिवर्तित करना पड़ेगा। किसी जब हम ठोस पदार्थ को सीधे गैस
गैसीय रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसको हम ऊर्ध्वपातन ऊर्जा बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, और ये हमें देनी पड़ती है। तो ये एस कैपिटल जब हम किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित किए गैसीय अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो उस प्रक्रिया में दी गई जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। एस कैपिटल एस से हम इसको डिनोट करते हैं। फिर देखिए इसके साथ में देखिए जो Cl2 है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ के क्या प्राप्त करना पड़ेगा हमें, Cl एटम गैसीय अवस्था में, यानी जो Cl2 का आधा अणु है, आधा अणु के बीच में जो बॉन्ड है उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब हम किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग हेतु हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो देखिए इसको हम D/2 कहेंगे, और ये भी पॉजिटिव है। ओके, जो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है किसी प्रोसेस के संपन्न होने के लिए तो वो पॉजिटिव होगा, और जिसमें हमें एनर्जी मिल रही है वो नेगेटिव होगा। अब देखिए अगले स्टेप में देखिए सोडियम को हमें सोडियम प्लस और गैसीय रूप में परिवर्तित करना है। इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव से क्या अभिप्राय है, जब किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उस प्रोसेस हेतु आवश्यक ऊर्जा या उस कार्य हेतु आवश्यक ऊर्जा आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम गैसीय अवस्था में है, विलगित है, उदासीन है, तो इसके बाह्यतम कोश में से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, Na+ में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक उसी प्रकार से देखिए Cl गैसियस एटम है, उसको हमें आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, Cl- गैसियस। तो इसमें देखिए इसके लिए हमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जब किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वहां पे नाभिक और उस जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण होता है। जहां पे आकर्षण होता है वहां पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो देखिए ये रिलीज हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। अब जालक ऊर्जा की परिभाषा के मुताबिक जब दो विपरीत आवेशित गैसीय आयन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वो एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया में रिलीज हुई एनर्जी क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। देखिए ये हो गया, ठीक है, ये देखिए। तो देखिए चक्र का निर्माण हो गया है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई है जिसमें इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं वो दर्शाई गई हैं। तो इन ऊर्जाओं के मध्य जो संबंध है वो संबंध को व्यक्त करने वाला जो चक्र है वो बोर्न हैबर चक्र कहलाता है। ये क्या हो गया, बोर्न हैबर चक्र, NaCl का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब देखिए इसमें उष्मागतिकी के चक्र है तो इसमें उष्मागतिकी के जो भी नियम है वो सारे लागू होंगे। उष्मागतिकी में एक नियम चलता है हैश का कांस्टेंट हीट समेशन। हैश के कांस्टेंट हीट समेशन नियम के अनुसार कोई प्रक्रम भले एक पद में हो या बहुपद में हो कुल उष्मा परिवर्तन समान होता है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ देख रहे होंगे आप, ये जो है NaCl का निर्माण यहाँ पे एक पद में भी है और बहुपदों में भी है। दोनों ही अवस्था में ऊष्मा परिवर्तन क्या होता है, समान होता है। देखिए माइनस क्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, S प्लस D/2 प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस U0। तो ये एक क्या होगी, इक्वेशन बन गई है। ओके, अगर इसमें से कोई एक राशि पूछी जाए और अन्य सभी राशियों का मान रख दिया जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जो माइनस क्यू है या क्यू है उसको हम बोलते हैं संवहन ऊष्मा। संवहन ऊष्मा एस है वो क्या है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। डी क्या है, बंध वियोजन ऊर्जा। आईपी क्या है, आयनन विभव। ई ए क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। U0 क्या है, चालक। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की मदद से हम देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं। कुछ जो तत्व हैं उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सामान्य विधियों के द्वारा ज्ञात करना संभव नहीं है। उन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बोर्न-हैबर चक्र का इस्तेमाल करते हुए आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका जो उपयोग है बोर्न-हैबर चक्र का वो ये है कि हम आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान ज्ञात कर सकते हैं, चालक ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो क्यू है, क्यू को हम बोलते हैं संवहन ऊष्मा। तो संवहन ऊष्मा का मान किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए जितना अधिक नेगेटिव होता है उसके लिए जो उसका वर्णन है वो उतना ही आसान होता है और वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो जैसे NaCl तो बनता है लेकिन NaCl2 नहीं बनता है। तो इस प्रकार के जो फ्यूजन्स हैं उनका हम उत्तर है वो बोर्न-हैबर चक्र की सहायता से बहुत ही सुगमता के साथ में दे सकते हैं, क्योंकि जब हम NaCl और NaCl2 दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के लिए बोर्न-हैबर चक्र बनाएंगे, हम पाएंगे कि जिस क्रिस्टल संरचना के लिए क्यू का मान, जिसको हम संवहन ऊष्मा कह रहे हैं, उसका मान जितना नेगेटिव होगा उतना ही अधिक स्थायी होगा। ओके, लेकिन NaCl2 जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके लिए क्यू का मान हमें पॉजिटिव प्राप्त होता है, और जब क्यू का मान पॉजिटिव प्राप्त होता है तो वो अस्थायी होता है, बनता ही नहीं है। ओके, इसी प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के जो आयनिक क्रिस्टल है उनकी जो कंपैरेटिव स्टेबिलिटी है या हम ये कहें कि तुलनात्मक स्थायित्व है उसको हम बोर्न-हैबर चक्र की सहायता से समझा सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम किसी दूसरे आयनिक क्रिस्टल के लिए बोर्न-हैबर चक्र का इस्तेमाल करते हुए हम ये बताएंगे कि वो जो आयनिक क्रिस्टल है बोर्न-हैबर चक्र की सहायता से किस प्रकार से बनाया जा सकता है और उस चक्र के दौरान विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है। धन्यवाद।